Hello everyone, welcome to Exam Ministry YouTube channel. Today it is a very important session for the students preparing for UPSC Civil Service examination and willing to give their attempt in the year 2027. आज के सेशन में हम एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे 13 to 14 मंथ की स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 1। हम ये देखेंगे कि मार्च 1 से लेकर जब हम 27 में अगेन आई होप 27 में भी मई 27 ईयर के मई में ही एग्जामिनेशन होगा यूपीएससी का, तो एक तरीके से ऑन एन एवरेज 13 to 14 मंथ्स हम लेके चलेंगे एंड उन 13 to 14 मंथ्स को हम कितना जुडिशली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए उसको चेक करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, उस स्ट्रैटेजी से मुझे लगता है कि अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो एक कंसिस्टेंसी के साथ तो आप एक बेहतर पोजीशन पे होगे एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो सेशन है 2027 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का। ठीक है, ऐसे ही क्लियर होगा यूपीएससी एग्जाम। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च्ड स्ट्रैटेजी है ये। इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया है। फेजेस में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब आप लवासना जाते हैं वहाँ भी आपकी ट्रेनिंग फेजेस में ही होती है। तो ट्रेनिंग फेजेस में होती है, उससे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी फेजेस में करते हैं तो एक तरीके से आप सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत टाइम सुना भी होगा लोगों से कि प्रिपरेशन फेज़ वाली जो जर्नी होती है वो एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट बनाने का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। अब होता यूं है कि कुछ लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग को एकदम आइडिया नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्दो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी की अगर हम बात करें यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे बहुत सी आपको ना स्ट्रैटेजीज़ पता है, मतलब अवेलेबल हैं। टॉपर्स ने भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ ब्लॉग के थ्रू अपने बताई है, वीडियोस के थ्रू बताई है। देखो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब प्रिपेयर करते थे अपने टाइम में तो उस टाइम देयर वाज नॉट मच रिसोर्स एज फार एज ऑनलाइन इज कंसर्न। थोड़ी सी लिमिटेशन थी। अभी का फेस क्या है? अभी का फेस है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें एक सही रोड मैप के साथ अगर चलना है, एक सही डायरेक्शन में चलना है, तो हमारे पास एक बैलेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है तो वो दिक्कत क्रिएट करती ही करती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है कि तमाम स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, सब लोग कुछ ना कुछ तरीके बता रहे हैं, बट उन्हें कौन सा फॉलो करना है? यार, आपको किसी की स्ट्रैटेजी एज इट इज़ नहीं फॉलो करनी है। आपको कुछ पॉसिबल रोड मैप्स है, कुछ तरीके हैं, वो बताते हैं हम, वो बताएंगे हम, एंड उनको आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कस्टमाइज करिए और अपनी खुद की एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाइए। क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो इस एग्ज़ाम को दे रहा है उसकी अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक अपना तरीका होता है। कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, कुछ लोग बुक्स में मार्क करके पढ़ते हैं, कुछ लोग सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। सिलेक्शन हर तरीके के लोगों का होता है, हर तरीके से पढ़ने के तरीके जो अपनाते हैं उससे होता है। कोई एक वेल डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं कि पत्थर की लकीर, एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है इस एग्ज़ाम का। उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को आपको समझने की कोशिश करनी है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक इट। ठीक है, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बात थी कि शूटिंग का कुछ चल रहा था उसमें। तो एक व्यक्ति थे, वो शूटिंग की ट्राई कर रहे थे, उनको लगा था कि यार मैं तो 6 out of 6 शूट कर दूंगा। बट जब वो एक्चुअली में शूट कर रहे थे, उनको बता दिया कि यार गन लेनी है, निशाना लगाना है और देख के एकदम टू द पॉइंट निशाना लगा देना, लग जाएगा।
एंड गन होल्ड करने आती है, ट्रिगर दबाने आता है तो हो जाएगा. बट ही वॉज नॉट एबल टू हिट अ सिंगल लोकेशन, या उस सिंगल जो उस निशाने पे मारना चाहिए एक भी नहीं लगा उनका. उसका रीज़न ये है, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस. क्योंकि जब हम कहीं पे निशाना लगाते हैं, स्पेशली शूटिंग में, हमारी ब्रीदिंग जो होती है उसको हमें ध्यान देना होता है कि उसके रिदम को हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, मैनेज करना होता है जब हम शूटिंग करने जाते हैं. एंड जब हम शूटिंग करते हैं तो हम निशाने की तरफ नहीं देखते हैं, आपके गन के साइड, गन के ऊपर एक जो पॉइंट होता है उसको हम उस निशाने के पास एडजस्ट करते हैं एंड उसको हम देखते हैं और ट्रिगर दबाते हैं. तो ये प्रोसेस जैसे ही उनको बताया गया, एंड देन ही वाज लाइक एबल टू हिट ऑलमोस्ट ऑल दी टारगेट्स. मीन्स प्रोसेस ज़रूरी है, प्रोसेस को फॉलो करिए. ठीक है, तो अगर हम पहली स्लाइड पे देखें, अभी क्या चल रहा है, द न्यू रियलिटी ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम. न्यू रियलिटी क्या है? ऑल्दो बहुत से लोगों को पता होगा, हम जब प्रिपेयर करने जाते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम क्वेश्चंस को एनालाइज, जिस तरीके से एनालाइज करना चाहिए उस तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं. बट हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टॉपिक से है, ये हिस्ट्री के किस टॉपिक से है. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू एनालाइज, बट एनालिसिस मीन्स कि क्वेश्चन के कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है. क्या क्वेश्चन में बहुत ही हार्ड हिटिंग कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन में बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब हमें एटलीस्ट कुछ बेसिक्स की जानकारी हो, बेसिक्स किताबें हमने पढ़ रखी हैं, तो हमें वो क्वेश्चन पेपर समझ में भी आएगा, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में भी आएगी. अभी जो हमने देखा है कि ये जो यूपीएससी का पेपर है वो इस समय ट्रांसफॉर्म कर चुका है ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है. मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं रहा है अब ये. एनालिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी असेसमेंट के लेवल को के क्वेश्चंस पूछता है. इनिशियली जब आप बहुत पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखोगे आप, तो आप देखोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने भी बहुत पूछे हैं बहुत पहले, मतलब इन द ईयर 2010-9 अभी भी पूछता है. कभी कभी कुछ फैक्चुअल, जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है. बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आज के डेट में, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को ट्रैक करता है. आपको ये देखता है कि आप कि एनालिटिकल थिंकिंग क्या है. एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब कि जो एज इट इज स्टेटमेंट दिया है उसके कितने डायमेंशंस को आप समझ पा रहे हो. ठीक है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो सिलेबस में बहुत से कंसेप्ट हैं, बहुत से टॉपिक है. ठीक है. आप किस कंसेप्ट को कितनी डेप्थ तक समझ रहे हो वो प्रीलिम्स चेक करता है. लोग कहते हैं कि यार मेंस में 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सिर्फ 6 से 7 मिनट लिखते हैं, बहुत टफ होता है. ठीक है. जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरव्यू को लेके परेशान होते हैं, यार इंटरव्यू में मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पता नहीं मैं उनका आंसर कर भी पाऊंगा कि नहीं. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपने बहुत लोगों से ये चीज़ सुनी भी होगी, प्रीलिम्स सबसे टफेस्ट फेज है. ठीक है. एलिमिनेशन 6 से 7 लाख लगभग एग्जाम लिखते हैं और वो कितने लोग मेंस देते हैं? 30,000. इतने लोग ही मेंस देते हैं. आप देख रहे हो एलिमिनेट कितने होते हैं. एंड आई मस्ट टेल यू, एलिमिनेट, ये इसको इतना एलिमिनेशन इसलिए भी होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है. वो रिसोर्स ही आइडेंटिफाई करने में लगे रहते हैं और कंटेंट को कलेक्ट करते करते कंटेंट कलेक्टर बन जाते हैं उसमें, एंड वो समझ ही नहीं पाते कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है. सो इसलिए इतने भारी मात्रा में एलिमिनेशन होता है
और इतने बच्चों को मेंस लिखने को मिलता है। ठीक है, बहुत से टॉपर से हमारे डिस्कशंस होते हैं। टॉपर आज के डेट में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं कि दिस एग्जाम इज नो लॉन्गर अबाउट हाउ मच यू रीड बट हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड एंड हाउ प्रिसाइसली यू कैन अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये मैंने इस पीपीटी में ये पूरा चीज़ लिख के इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुनते भी हैं एंड दे आल्सो ट्राई टू रीड फ्रॉम द पीपीटी। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज के डेट में कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से टॉपर्स से मैं बात करता हूँ वो इस चीज़ को बताते हैं कि सर जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें लगता है कि यार वी हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस थिंग्स, मुझे बाय हार्ट करना है, मुझे याद रखना है, मुझे क्रोनोलॉजिकल वे में सारी चीज़ें पढ़ना है। बट जैसे जैसे क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उनका एनालिसिस आज की डेट में ये कहता है कि सर अभी तो यूपीएससी इज नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव रेड, इट्स टोटली अबाउट हाउ मच डीपली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड हाउ प्रिसाइसली यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट। ठीक है, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, अब आज भी करता हूँ। मैं उनसे एक चीज़ हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, यूपीएससी is never about how much you read or what you read. It is always about what not to read. आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको यूपीएससी में कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि कहाँ पे रुकना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। 10 से 12 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे एक दोस्त थे, वो अभी स्टार्ट ही किए थे प्रिपरेशन एंड ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनको करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो वो जब करंट अफेयर का नोट्स पता, तो लोग कहते थे कि भाई करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स बनाना है। व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, तो उस समय वो एक केस हुआ था, शशि थरूर जी की वाइफ के मर्डर का केस था। तो 3 पेज का नोट्स भाई ने बनाया था पूरा, कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ, कितने टाइम हुआ, किस होटल में हुआ और क्या तरीका यूटिलाइज़ किया गया, जो कि एक पूरा एक न्यूज़पेपर में निकला था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उस मर्डर के लिए। और उसने उस चीज़ को, उसको लगा कि यार ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो सकता है। ठीक है, एंड क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि भाई उसकी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आईपीएस थी, तो उसको लगा कि आईपीएस बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्राइम कैसे होता है, ये पूरा पता करना कैसे होता है। उसका मैं नोट्स बना लेता हूँ, रिवाइज कर लूँगा, मैं सिलेक्शन होगा, मैं पहले से जाऊँगा, मुझे सब आइडिया रहेगा। तो फिर उन्होंने जब वो नोट सीनियर को दिखाया, देन दे वर लाइक ये क्या कर रहा है भाई। सो ये सिर्फ उन एक मेरे दोस्त की बात नहीं थी, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको ज़ीरो आइडिया था। बैक देन 4 से 5 महीने इसी में लग जाते थे कि कौन कौन से सोर्सेस से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि EPW मैगजीन्स होती थी, योजना होता था, कुरुक्षेत्र होता था। आज के डेट में आई डोंट थिंक कि सब लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट लाइक इस तरीके की कंपाइलेशंस आपके काम को आसान करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके कंपाइलेशंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेक गुड यूज़ ऑफ ऑल दिस गाइडेंस एंड अगेन आई विल बहुत ही ज़्यादा इस पर मैं बोलूँगा कि ये ज़रूर ध्यान रखिए क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है। ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो जिस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है PYQ का। ठीक है, देखिए ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी में डिकोड करूंगा, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं आपको दिखाऊं और बताऊं कि क्या चीज़ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो बड़ा भी हो सकता है, बट पेशेंटली इसको सुनिए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? देखो इसका आंसर
लेट्स सपोज जो पहली बार देख रहे हैं, किसी को इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, किसी को इसका आंसर नहीं पता। अब जनरली क्या होता है कि हम जितने भी लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो सबसे पहले ये देख रहे होंगे कि भाई इस फंड के बारे में तो मैं जानता हूं, ठीक है, अरे कहाँ गया, ठीक है, सो ठीक है, तो लोग बोलेंगे कि इस बॉन्ड्स के बारे में तो सुना है, बॉन्ड्स के बारे में जानता हूं, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में भी सुना है आज के डेट में, और वेंचर कैपिटल के बारे में भी सुना है। जिसको बहुत थोड़ी बहुत भी आइडिया होगी तो ये जानते होंगे वेंचर कैपिटल हम हमेशा सुनते हैं जब भी कोई बिजनेस की बात आती है। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो पैसा लगाते हैं। बॉन्ड्स में भी हमने बॉन्ड्स के बारे में भी सुना है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड्स निकाले जाते हैं, एसबीआई के कुछ जैसे अब आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम में ये एक रूल आया था कि बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्शंस में लोग पैसे दे सकते हैं, मतलब डोनेशन एज अ डोनेशन। देन स्टॉक्स के बारे में भी सुनते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो फंड है हेज फंड, ठीक है, ये दैट इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन अमंग ऑल थ्री। मैं ये सोच के बता रहा हूं कि भाई एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से कि हम डे टू डे इनके बारे में सुनते हैं, बट यू विल नॉट हियर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब दिस पर्टिकुलर टॉपिक या इस टाइप के फंड्स को। आप इकोनॉमी एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज हेज फंड्स। एंड जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उनको ये पता होगा कि हेज का मतलब क्या है। नहीं पता है, गूगल करो, पता करो हेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स? जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं दे आर नॉट रेगुलर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स, स्टॉक्स ऐसे वर्ड हैं जैसे हम देखते ही हमको लगता है कि ये हम डे टू डे हमेशा देखते हैं, एंड वी हैव अ फीलिंग, जब हमें अब कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता होता है, एंड वी हैव अ फीलिंग दैट ये सही हो सकता है। लेकिन यूपीएससी कहां पे क्या ट्रैप डालता है वो समझने वाली बात है, क्योंकि आप ये सोचो कि इतने साल से यूपीएससी का पेपर बन रहा है, एंड यूपीएससी सक्सेसफुली हर बार ऐसा पेपर बनाता है कि वो सबके लिए एक सिमिलर प्लेग्राउंड होता है, एक लेवल प्लेइंग क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे उसको फ्रेशर दे, चाहे वो उसको एक्सपीरियंस स्टूडेंट दे। यूपीएससी में फैमिलियर वर्ड्स मोस्टली करेक्ट नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, एक तरीके से ये आप समझो इट्स अ काइंड ऑफ अ हैक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि इफ द टर्म साउंड्स टू कॉमन, ठीक है, आपको बहुत ही कॉमन दे रहा है भाई, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है तो बहुत इजी, बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं डाल देगा आपको। अगर उसको उस बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाना है तो वो आपको कुछ ऐसा बना के देगा जिसमें आपका इंक्लिनेशन उसी तरफ जाएगा जहां पे आपके माइंड में आप रेजोनेट कर पाओगे उस टर्मिनोलॉजी से। बट यूपीएससी जनरली उस चीज़ को एक्सक्लूड करता है अगर वो जब अल्टरनेटिव की बात कर रहा है। इट यूजुअली एक्सक्लूडेड व्हेन यूपीएससी सेज अल्टरनेटिव, ठीक है। फैमिलियर वर्ड, जब यूपीएससी अल्टरनेटिव का बात करता है या अल्टरनेटिव मेथड्स की बात करता है या किसी चीज़ में, तो फैमिलियर वर्ड नहीं होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन में फैमिलियर वर्ड ये नहीं है, तो आंसर इज ए, ओनली वन, ठीक है। ये एक तरीका है। अब आप देखो कि इकोनॉमी आपको हल्की फुल्की, आप सोच रहे होगे कि मैंने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो मुझे पता होगा। यार अगर मैंने नहीं भी पढ़ा है इकोनॉमी में, आप अपने एंड से सोचो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी ट्राई टू गिव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसमें, ठीक है, कि अगर आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, एक जनरल आइडिया भी है, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डिटेल नॉलेज की बात होनी नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को आपने डे टू डे सुना होगा बॉन्ड्स, स्टॉक्स और वेंचर कैपिटल के बारे में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ज़ीरो नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप
इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाने वाला ये एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, जीरो नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप बॉन्ड्स, स्टॉक्स और वेंचर कैपिटल के बारे में बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन इस फंड के बारे में नहीं सुने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे अगर का एग्जांपल लें, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि लेट्स सपोज क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट वन ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। स्टेटमेंट टू, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। Circular economy, statement 3 says circular economy reduces waste in the production process। ठीक है, किसी को आइडिया नहीं है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। ठीक है, एक तो पहली चीज सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, लेट्स से सर्कुलर इकोनॉमी इक्वल टू नथिंग वेस्टेड, एवरीथिंग इज रीयूज्ड। भाई सर्कुलर इकोनॉमी की बात है कि जो भी चीज, मतलब अगर आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज एक पूरा कंप्लीट सर्कल ले रही है और वो बार बार ले रही है, तो मतलब यहां से यूज हुआ, ये पूरा स्टक घूमा, वापस यहाँ आया और फिर वापस से यूज हो गया। ठीक है, तो एक ही चीज बार बार यूज हो रही है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रहा है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि वो सर्कुलर इकोनॉमी का है। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, जनरली आपको ये बताया जाता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन में जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे ओनली, ऑलवेज, कंप्लीटली, इन तीनों स्टेटमेंट में ये एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है। यूपीएससी के बहुत कॉमन तरीका अभी भी फॉलो करता है यूपीएससी इसको, कि एक एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजीज डालने की कोशिश करता है जिससे आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, अभी भी जो बच्चे पेपर को इस वे में एनालाइज नहीं करते हैं तो उनके लिए दिक्कत आती है। तो ये बहुत आज के डेट में बहुत बेसिक ट्रैप हो चुका है कि एक्सट्रीम वर्ड्स आप आइडेंटिफाई करो। अब आप देखो इन तीनों स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, और ये तीनों स्टेटमेंट आपको एक मॉडरेट स्टेटमेंट लगेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर मॉडरेट। ठीक, मॉडरेट स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर मॉडरेट एंड कंसेप्चुअली साउंड। ठीक है, अब हम इसको ये कैसे कह सकते हैं कंसेप्चुअली साउंड है, जैसे मैंने बताया सर्कुलर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी एज अ टर्म किसको देते हैं? भाई किसी देश की इकोनॉमी चल रही है, अब इस इकोनॉमी के अंडर बहुत सी चीजें चल रही हैं। ठीक, अब उसमें एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गई सर्कुलर इकोनॉमी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये कर सकते हो सर्कुलर इकोनॉमी जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, एक्सपेंडिचर की बात आती है, ठीक है, जहां पे इनकम की बात आती है, ठीक है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है ये सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कल, जो चीज जहां से शुरू होती है वापस वहीं आके मिलती है, ये सबको पता है अगर एक जनरल टर्म के हिसाब से देखें। तो अगर आपको तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से ये देखो कि सर, और कि भाई ऐसी चीज होगी तो मे भी हो सकता है कि इसमें और रिड्यूस कर रही है कोई चीज, मतलब इस इकोनॉमी के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में रिडक्शन आ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मुझे जहां तक लगता है कि आप इतना तो आपको पता होगा, एनवायरमेंट पढ़े होगे, सब लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने में लगे, कम करने में लगे, तो इसका मतलब अच्छी चीज तो नहीं है। तो लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी के वजह से रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब अच्छी बात हो रही है यहाँ पे। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज द इनपुट। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चीज हम बनाते हैं, किसी भी चीज को, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल का यूज होता है। आप कुछ भी कह लो, आप जूस भी बनाओगे तो जूस का रॉ मटेरियल क्या होगा? भाई लेट्स से आप एप्पल का या पोमोग्रेनेट का जूस बना रहे हो, तो उसका जो पोमोग्रेनेट जो फल है, फ्रूट है, वो उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, आप ये भी देखते होगे बहुत से चीज़ें डालते होगे तो बहुत से जूस निकलता अलग है, वेस्ट अलग निकलता है, लेकिन वेस्ट भी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी से रॉ मटेरियल का यूज़ कम हो जा रहा है।
अगर रॉ मटेरियल का यूज़ कम हो रहा है, इसका मतलब वेस्ट भी कम निकलेगा, तो यहाँ भी ये अच्छी बात कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे भी ये वेस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं। अगर यूपीएससी एक मॉडरेट स्टेटमेंट की बात कर रहा है एंड उन मुद्दों पे बात कर रहा है जिसका रिडक्शन होना एक तरीके से आपको जेन्युइन साउंड कर रहा है, तो वो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज मैं बताने की कोशिश किया हूं, लेकिन होता क्या है, जनरली जब तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव साउंड करते हैं तो स्टूडेंट क्या सोचने लगते हैं कि इसमें से यार तीनों कैसे सही हो सकता है ना। जब हम ओवर थिंक करने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों सही हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिर एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि यार एक मतलब होता क्या है कि हम ओवर थिंक करने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं यार यूपीएससी बहुत रेयरली ऐसा करता है कि तीनों स्टेटमेंट को सही डाल दे, कहीं तो कुछ फंसा के रखा होगा। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को समझने की, वो यही अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन के टोन और लैंग्वेज को समझना। एनालिसिस का मतलब ये भी होता है जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से आप देखो, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पढ़ोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम स्कूल टाइम में एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि यूपीएससी जब भी कोई मॉडरेट स्टेटमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट डालता है तो जनरली तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं एक तो, और लॉजिकली साउंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो एक सर्कुलर इकोनॉमी है वो डेफिनेटली प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉलो कर रही होगी। तो अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ये प्रोसेस को फॉलो कर रही है तो जाहिर सी बात है इसमें अगर कोई चीज़ निगेटिव होगी, मतलब निगेटिव वो डालेंगे नहीं, और निगेटिव वो होगी तो वो यूज़ करेंगे नहीं। तो हमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अपनी इस तरीके से बढ़ानी है, उसके टोन और लैंग्वेज को भी समझ के। ठीक है, एज इट इज रिटन in sustainable development question, UPSC often makes all technically valid and asks for a logical linkage instead. ठीक है, अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, अब यार देखो, ये कैपिटल रिसीट की बात आ रही है। जो लोग इकोनॉमी पढ़े हैं एंड जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई गई ये लाइंस हैं, वर्बेटिम है कंप्लीट एनसीईआरटी का। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मेरे को सब कुछ भूल जाओ, आते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट पे। सबसे पहले तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, उसको जब हम रीपे करते हैं हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देते हैं। ठीक भाई, जितना पैसा लिया उसको समय के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के हम उसका रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट जितना लोन में लिया, 50 रुपये लिया बैंक से, 50 रुपये दे दिया बैंक को। बैंक को कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब उसी में बैंक ने लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट से दिया हो। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे अमाउंट में, और आपको सबको पता है लोन में कंपाउंडिंग भी लगती है, तो मान लो हमने ये 50 रुपये लिया हो 1 साल के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मत घुसना। ठीक है, 50 रुपये 1 साल के लिए, अब उसको रिपे कर रहे हैं हम। अब 50 रुपये का लेट्स से 1 साल में हमने 1 साल में रिपेमेंट कर रहे हैं हम 80 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब जो 30 रुपये एक्स्ट्रा है वो तो बैंक कमा लिया ना भाई। तो बैंक अगर कमा लिया है, और बैंक चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी सेंस में
वो कमाई हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी तो किसी भी एंगल से नहीं बनाएगा। ठीक है, आप सोचो किसी को आप पैसे दे रहे हो कि ठीक है, उससे मार्केट रेट पे 6 महीने बाद जो मार्केट रेट होगा वो उससे ले रहे हो, तो ऑब्वियसली 50 रुपए दे रहे हो, 60-70 रुपए ले रहे हो, तो 20 रुपए तो आपकी कमाई हो गई, तो वो किसी तरीके का लायबिलिटी नहीं है, वो आपको वापस से चुकाना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली ही गलत हो गया। बचा ये दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट। अब इसको मेरे को ये समझाना था कि बोरोइंग, अगर आप देखो, बोरोइंग हमेशा एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। लेट्स सपोज मुझे आपसे 100 रुपये लेना है, तो मेरे ऊपर ये एक लायबिलिटी है 100 रुपये की, जो मैंने आपसे लिया है, जो मुझे आपको वापस करना है। तो बोरोइंग हमेशा एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, एंड जिसको कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन पता है, एंड इट जहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होती है वहाँ कैपिटल रिसीट जनरेट होता है। हम डिसइन्वेस्टमेंट को अगर समझें, सेल ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी, गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी सेल की, जहाँ गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी सेल की मतलब अपने एसेट्स को रिड्यूस किया, एसेट रिड्यूस हुआ, तो अगेन वहाँ कैपिटल रिसीट जनरेट हो गया। ठीक है, ऑल्सो हम ये चीज हमें ये देखनी होगी, व्हेन यूपीएससी रिपीट्स एनी टर्म इन द स्टेटमेंट पुट्स वन ऑफ देम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, द सिमिलर टर्मिनोलॉजी इज बाउंड टू बी करेक्टेड। ठीक है, द सिमिलर, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि सिमिलर टर्मिनोलॉजी किसके बारे में है, मेजरली ये क्वेश्चन इसके बारे में है, कैपिटल रिसीट्स के बारे में है। ठीक, अब कैपिटल रिसीट एक ऐसा कंसेप्ट ये समझाया जा रहा है, कैपिटल रिसीट्स को हम लायबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। लायबिलिटी से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको, तो अगर हम लायबिलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो बन रहा है उस पर लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। और ये चीज़ देखा गया, जब भी किसी 3-4 स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में मॉडरेट स्टेटमेंट हो और सिमिलर टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें भी कैपिटल रिसीट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें भी कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन किया जा रहा है, तो यूपीएससी जनरली इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही बनाता है। ठीक है, ये एक इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके की चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, तो चीज़ें आपको और समझ में आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात आई है, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन sequestration. It can be a valuable approach for plastic production and food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. यहाँ पे बात हो रही है कि एक टेक्नोलॉजी के कोर कंसेप्ट की बात हो रही है, जिसमें CO2 को कैप्चर करने की बात हो रही है। ठीक है, CO2 को कैप्चर करने की बात हो रही है और उसके 3 एप्लीकेशंस की बात हो रही है। ठीक है, जनरली हम ये एक बेसिक लॉजिक हमने ये सीखा था कि साइंस एंड टेक में जनरली कभी किसी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वो टेक्नोलॉजी में जो भी स्टेटमेंट यूपीएससी डालता है उसमें तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं, बिल्कुल होते, ऐसा माना गया। क्योंकि जब हम यूपीएससी किसी टेक्नोलॉजी की बात करता है, वो टेक्नोलॉजी उस प्रेजेंट गवर्नमेंट में यूज़ की जा रही है, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। जब भी किसी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करते हैं तो उसमें हम यही डेवलप करने के बाद जब यूज़ करने के प्रोसेस में आता है तो हम यही मान के चलते हैं उसकी शॉर्टकमिंग्स या कि उसकी डिसएडवांटेज या तो बहुत कम है या तो नहीं है। कभी भी यूपीएससी प्रेजेंट गवर्नमेंट की किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना आप। अब एक चीज़ और पता कैच करने वाली है कि तीनों स्टेटमेंट में एक पॉसिबिलिटी की बात हुई है। पॉसिबिलिटी की कैसे बात हुई है? कैन बी और कैन बी। लेट्स सपोज मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने पेपर देखा यूपीएससी, मैं चैलेंज कर दिया ये नहीं हो सकता भाई, ये जो आप स्टेटमेंट लिखे हो ये नहीं हो सकता। यूपीएससी उस पोजीशन में है, फिर जैसे कि मैंने कहा कि टोन लैंग्वेज को समझना जरूरी है। यूपीएससी उस पोजीशन में है फिर कि यूपीएससी कहेगा कि भाई आई एम नॉट सेइंग दैट
इट इज़ एज इट इज़ इस प्रोसेस में यूज़ होगा। मैंने कहा है कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। आई हैव यूज्ड कैन बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी यूपीएससी एक पॉसिबिलिटी की बात करता है, यूपीएससी दिखाता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूं बट इट कैन बी, ठीक है, तो वो सही होते हैं। जैसे जब यूपीएससी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज करता है, जहां पे यूपीएससी कहता है एकदम श्योर, ओनली ओनली दिस थिंग विल यूज, ऑलवेज दिस थिंग विल यूज, तो वहां भी वो स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जहां पॉसिबिलिटी एक सेफ जोन में जब यूपीएससी रहता है, तो वहां पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। ये आप और भी क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि मोस्टली एस्पिरेंट्स फेल कैसे करते हैं, क्या रीजन होता है कि मोस्टली एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। सबसे पहला, अभी जो बच्चों को बताया जाता है, जो बच्चों को समझाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो एक वन वे ऑफ टीचिंग होती है कि ये बुक्स है, इस बुक्स से पढ़ो, इस बुक्स को पढ़ने के बाद आप पढ़ो, पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर देखो, फिर समझो। उससे क्या होता है कि देखो यूपीएससी का जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ना ही बहुत है, अगर आप पढ़ने के हिसाब से जाओगे तो, ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, डेफिनेटली एक रिटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक इशू आएगा ही आएगा कि आप ह्यूमन माइंड एक टाइम में इतनी चीज़ें कैसे रिटेन कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि फिर क्या ऐसा तरीका होगा जिससे एक हम लॉजिकल अप्रोच के साथ एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, दे मेक नोट्स विदाउट अप्लाइंग देम। मैं कहने का मतलब है, हम नोट्स जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक बुक की दूसरी कॉपी बना देते हैं, ठीक है। वो बुक होती है 500 पेज की, हमारे नोट्स होते हैं 400 पेज के या 300 पेज के। मेकिंग नोट्स विदाउट अप्लाइंग देम मीन्स यू कैनॉट सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर आप नोट्स बना रहे हो या कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का किस डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। वो डायमेंशंस आपको लिखने हैं एंड देन उसके से रिलेटेड उसका नोट्स लिखना है। नोट्स बहुत ही छोटे बनते हैं। अगर आप एक सिंसियर लेवल की पढ़ाई जैसा कि प्रोसेस उसको फॉलो करते हो, एंशिएंट हिस्ट्री एक पेज में नोट्स आ सकती है, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, वीक कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, कंसेप्चुअल फाउंडेशन होती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जब कोई ऐसा उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है यूपीएससी, तो वहाँ पे लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरा, मेंस की कोई तैयारी नहीं होती, ठीक है। अब मेंस में अगर आंसर राइटिंग नहीं है, तरीका नहीं पता है, आंसर आर्टिकुलेशन का नॉलेज पूरी है, कंटेंट पूरा भर लिया है, लेकिन उसको कॉपी में हम उतार ही नहीं पा रहे हैं। और जनरली लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज ले लो मेंस की और आंसर लिखना चालू करो। आई कैन बेट यू ऑन दिस कि जो भी लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, आधे से ज़्यादा लोग उसके पूरे टेस्ट लिख ही नहीं पाते हैं। टेस्ट पूरे वही लोग लिख पाते हैं जिन्होंने अपनी आंसर आर्टिकुलेशन पे, अपने आंसर राइटिंग मेथडोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर लिया है, इनिशियली एक फ्लो में आ गए हैं आंसर के लिखने के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वीक कंसेप्चुअल क्लासेस, मतलब वीक कंसेप्ट्स के वजह से अपने आंसर्स को लिख नहीं पाते हैं। अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, ठीक। अब होता क्या है कि भाई ये सारी प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन होने के बाद कर रहे हैं, एक प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है, इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में टाइम टेबल करिकुलम के हिसाब से क्लासेस लग रही हैं। अब क्लासेस उसमें लग रही हैं, उसके बाद क्लासेस लगते लगते एक मोनोटोनस टाइप सिचुएशन भी होता है। देखो यार, जो मैंने एनालाइज किया, मैंने अपने वीडियो में कई बार ये चीज़ बोली है कि एग्ज़ाम मिनिस्ट्री इज़ एन इंस्टीट्यूट जो कि स्टूडेंट के डिमांड पे, उनके नीड के हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करता है, ठीक है। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड कि जो लॉन्ग आवर्स की क्लासेस होती हैं, 13-14 महीने क्लासेस चलती हैं, उनसे कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे उस चीज़ में फिट नहीं हो पाते हैं। मोटिव विजन क्लासेस कराना नहीं है, आपको वो क्लासेस से, वो कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपके अंदर वो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए, आंसर राइटिंग आर्टिकुलेशन डेवलप हो जाए, ये है मेन गोल। तो इसके लिए हमने
मैं जो आज आपको बता रहा हूँ कि हम प्रिपरेशन को हमने फेज वाइज में डिवाइड किया है। पहला फेज है फाउंडेशन, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम बिगनर्स है उनके लिए, ठीक है। फाउंडेशन है। फाउंडेशन बिल्डिंग क्या है? फाउंडेशन बिल्डिंग है कि आपको बेसिक्स पता हो सब सब्जेक्ट की। बेसिक्स की बात करें, आपको पता हो कि इकोनॉमी का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटी में प्रियम्बल क्या कहता है। हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है, प्रियम्बल के का फ्रंट पेज पे रहता है, बहुत लोग को इस समय याद भी नहीं होगा, उसका मतलब भी नहीं पता, उसकी फिलॉसफी भी नहीं पता, जबकि वो उस टाइम उसी बुक में मेंशन थी, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। तो इसलिए, क्योंकि यूपीएससी एकदम बेसिक्स से, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ टिक मार्क एक्टिविटी होगी, आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अब ये बेसिक्स आपको कवर करने, कई तरीके हैं कवर करने के, जिसमें सबसे बढ़िया तरीका है एनसीईआरटीज, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे बढ़िया तरीका है बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए। फेज 1 जो है हमारा फाउंडेशन बिल्डिंग का होगा। फेज 2 में मूव करेंगे। फेज 2 में मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड बुक्स आ जाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स आ जाएंगे, जो जनरली यूपीएससी, जहाँ से यूपीएससी क्या रेफर करता है, मतलब आपको एक जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बुक्स एक्चुअली वो सब कवर करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स की मतलब से मेरा मतलब है बिपिन चंद्रपाल जो राइटर हैं, स्पेक्ट्रम है जो फेमस बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, लक्ष्मीकांत है, ठीक है। फेज 3 और फेज 4 इंपॉर्टेंट है। अब फेज 3 फेज 4 इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रीलिम्स फोकस, मेंस मास्टरी। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, ठीक। इसमें मेंस आंसर आर्टिकुलेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपका। आई विल टेल यू हाउ ऑल्सो आगे इस स्लाइड में। फेज 5 इट्स अ फाइनल रिवीजन। जो भी आप पढ़ोगे उसका रिवीजन होगा, प्लस रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन को इस 5 फेजेस में डिवाइड करना है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, और प्रिपरेशन को अपने आगे बढ़ाना है। अब फेज 1 क्या कहता है हमारा? फेज 1 ये कहता है कि भाई फाउंडेशन बिल्डिंग का है, 3 महीना काफ़ी है फाउंडेशन बिल्डिंग में। अगर आप मार्च 26 से स्टार्ट करते हैं मई 26 तक, क्या पढ़ना है आपको कंसेप्ट अपने बनाने हैं बेसिक्स के, स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके कंसेप्ट्स को समझना है, आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है उस सब्जेक्ट को लेकर एनसीईआरटीज़ के थ्रू। जिससे क्या होगा कि जैसे यूपीएससी में इन सब्जेक्ट को पिलर्स बोला गया है: ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इन 5 को पिलर बोला गया है। तो अगर आप अपनी बेसिक्स जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे, अपना फाउंडेशन जब स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना, तो इन सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, अच्छे से गो थ्रू हुई, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। साथ ही साथ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग, आपने टॉपर्स को भी सुना होगा, कहते हैं कि भाई मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, करंट अफेयर की कंपाइलेशन है। भाई वो सब ठीक है, करंट अफेयर की कंपाइलेशन आ जाती है, सब कुछ है, लेकिन न्यूज़पेपर हैबिट डेवलप करना, न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डेवलप करना ऑल टुगेदर एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वो भी है। क्योंकि
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, एक एनालिटिकल अप्रोच होता है वो आप जब एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर का, तो आपका एक एनालिटिकल थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो जाता है। नो डाउट इनिशियली जो बिगनर्स हैं उनको टाइम लगेगा, बट दैट टाइम विल रिड्यूस ड्रास्टिकली टू नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स, एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस के हिसाब से आपको कौन से न्यूज़ टाइटल को या टॉपिक्स को पढ़ना है और किसको अवॉइड करना है। ऑल्सो न्यूज़पेपर में एक हैबिट होती है एक्सप्लेन सेक्शंस को, एडिटोरियल्स में एक ही टॉपिक को कई बार रिपीट करते हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। एक दो टॉपिक से आपके एक जो कंटेंट है उसका एक डिटेल कंटेंट वो रेडी अगर हो गया है तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जब आप ये अपनी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनिशियली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अवेलेबल है, उनको देखना है कि जो आप किताबें पढ़ रहे हो, जो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या जो आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज को आप देखो एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि आप क्या सही डायरेक्शन में वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग दैट एनसीईआरटी इन अ राइट वे, जिससे कि वो क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और उसी टॉपिक का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, देन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे फेज की अगर हम बात करें, दूसरे फेज से जाने से पहले अगर हम बात करें, मैं आपको एक ऑप्शन दिखाना चाहूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो इसमें। ठीक है, अल्टरनेटिव अगर मैं बताऊं कि अगर जो मुझे पर्सनली ये बुक सही लगी वो यूनिक पब्लिकेशन की है, सेल्फ स्टडी कैप्सूल करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि बेसिक्स एनसीईआरटी से तो लिया ही लिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने के लिए दिया, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक भी इसमें लिए हैं। सो आई बिलीव अगर कोई किसी को, बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ने का ही नहीं मन करता, तो फॉर अ चेंज और एक अच्छे कंटेंट के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक बुक पढ़ के देखना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस बुक विल हेल्प यू। आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। आज 22 फेब है, मैं 1 मार्च से प्लान के स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हफ्ता में आराम से कोई ना कोई ये बुक आप पढ़ लोगे तो हो जाएगी। अगेन दिस बुक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस बुक्स ओनली। ठीक है, विथ सम स्पेसिफिक रिसर्च टू गिव अ ट्विस्ट इन देयर बुक, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा होगा। तो दोनों आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। फेज 2 की बात करें तो हम थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और है ना, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे लाएंगे। यहाँ पे हमारा एक ट्रांजिशन फेस है, हमें मेक श्योर करना है कि उन 3 महीनों में हमने अपनी बेसिक्स कंप्लीट कर ली है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो हमारा मंथ है, ठीक है, आई एम सॉरी इसमें मंथ गलत लिखा हुआ है, जो 4th मंथ टू 6 मंथ की अगर हम बात करें, 4 to 6 मंथ, ये 3 महीने का टाइम पीरियड है, ट्रांजिशन है, जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक रेफर करते हैं। जैसा कि मैंने लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, जीसी लियोंग फॉर ज्योग्राफी बताया। ज्योग्राफी में आप जीसी लियोंग को अवॉइड भी कर सकते हो, एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट होती है उसमें। ठीक है, उससे मतलब एनसीईआरटी कवर्स एवरीथिंग। ठीक, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है वो ये ऐड ऑन करना है कि यू हैव टू डेवलप ए हैबिट of solving at least 20-25 questions and 2 mains questions alternate days पे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने एक ट्रिक भी निकाली थी। ठीक है, वो ट्रिक मैं आगे बताऊंगा, या तरीका, वो एक्टिविटी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग है 25 क्वेश्चंस, इट शुड बी पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू से कर सकते हैं। इसमें भी पीवाईक्यू से ही आपको शुरू करनी चाहिए, टॉपिक वाइज आप ले लेना, मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर जो भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर को, उसको आपको सिलेबस से लिंक करना है। लेट्स से कोई न्यूज़ है, वो न्यूज़ आई है गवर्नर के पार्डन पावर पे, देन यू शुड बी एबल टू रिलेट विद द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 2। ठीक है,
इस तरीके से आपको इंटरलिंक करके पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में आपने हैबिट एक डेवलप कर ली है न्यूज़पेपर रीडिंग की। इसके साथ मैं एक एड ऑन ये बताऊंगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस बुक में एटलीस्ट 25,000 क्वेश्चंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं मल्टीपल चॉइस के, 25,000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। इसको अगर आप अपने प्रिपरेशन के इनिशियल टाइम में ही इंट्रोड्यूस कर लेते हो फॉर द रिवीजन पर्पस, स्पेशली फॉर द रिवीजन पर्पस, स्पेशली फॉर द रिवीजन पर्पस, आप ये पाओगे कि आपका ROI बहुत बढ़ जाएगा, रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट किलर बुक इन दिस केस। ये बहुत से बच्चों को मैंने बताया है, उन्होंने इसको यूज़ भी किया है एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आप बिल्कुल इसको आप एक बार देखो, रेफ़र करो, आपको समझ में आएगा, इसकी यूटिलिटी आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हम आगे अगर हम बढ़ें, फेज़ 3 की अगर हम बात करें, तो इस फेज़ में हमें क्या करना है कि हम PYQ की प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया था, ठीक, PYQ की प्रैक्टिस को हम बढ़ा देंगे और उसमें मेंस की प्रिपरेशन को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मेंस की प्रिपरेशन को कैसे वो कर सकते हैं हम लोग फेज़ 3 में जब हम बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन को हम इंक्लूड कर देंगे। इसमें हमें क्या करना है कि इस टाइम पे हम जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेथडोलॉजी, द टेक्निक, द टोन एंड लैंग्वेज जो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में यूज़ करता है। यूपीएससी के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना आपको स्टार्ट करना होगा, जैसे कि जहाँ एक्स्ट्रा एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, या फिर जहाँ पे सबको पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, जहाँ पे ऑल करेक्ट वाली साइकोलॉजी एक तरीके से यूज़ कर रहा है, उस चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, समझना होगा। अगर आपको वो दिक्कत आएगी तो आप यू कैन रीच आउट टू अस। हम इस पर काम कर ही रहे हैं। हम अपने यहाँ अपने स्टूडेंट्स को इन सब मेथडोलॉजी, इन सब टेक्निक्स के बारे में बताते रहते हैं एंड डे 1 से उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स आपको डेडिकेट करने हैं CSET प्रैक्टिस में, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस फेज़ में आपको अपने डेली रूटीन में एक 30 मिनट्स में 2 टॉपिक CSET के आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पूरे फेज़ में 3 महीने के में आपको एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ तो फुल शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इस फेज़ में टेस्ट सीरीज़ आप शुरू कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक्स आप पढ़ चुके हो, मेंस का इनकॉर्पोरेशन भी कर रहे हो, मेंस रिलेटेड टॉपिक्स भी आप पढ़ना स्टार्ट कर लिए हो, तो देन अपने रूटीन में 2 घंटा आप ऑप्शनल को डोनेट कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो और ऑप्शनल की प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ के अगर हम आगे चले, अब 6 to 10th मंथ, क्योंकि देखो 3rd to 6th मंथ में हमने ये देखा है कि हमने मेंस के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर लिए, मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आनी शुरू हो गई। जैसे ही हम 6 to 10th मंथ में हम मूव करते हैं, ठीक है, अब उसमें हमें ये चेक करना है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है मेंस के टॉपिक्स की, उसके कंटेंट की, उसके टर्मिनोलॉजी की हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है। डे 1 से मेंस लिखना नहीं शुरू करना है अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो। मेंस में आपको आंसर राइटिंग डेवलप करने के लिए आपको वो कंटेंट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, उस कंटेंट को समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ठीक है, मिनिमम 4 आंसर्स डेली, इसको आप 2 आंसर भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 4 आंसर करो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। सब लोग अपने यूनिक ऑन एन एवरेज 4 अगर आंसर लिखते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर करना सीखो आप। ठीक है, उसका क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को कैसे लिख सकते हो, PYQs उठाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डालो, इंट्रोडक्शन की एक फाइल बना लो डेफिनेशन वाइज। ठीक है, और देन उसके डायमेंशंस कितने हो सकते हैं,
अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोलूँ अगर आपको, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर एग्जामिन करने की बात आती है कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, तो अगर आप उसको क्वेश्चन है उसको एग्जामिन करने का, तो आपको उसकी कुछ पॉइंटर्स को ही नहीं लिखना है, उसमें सारे डायमेंशंस आपको देखने हैं, उसके सोशल डायमेंशंस, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशंस, ठीक है, सारे डायमेंशंस को आप ओपन करना है। डायमेंशंस, अगर आप डायमेंशंस इस वे में आप ओपन करते हो तो जो एग्जामिनर होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है यू आर राइटिंग सम काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक आंसर, और उनको जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि यू हैव क्लियरली एक्सप्लेन ऑल दी डायमेंशंस, जहाँ पे उनको ये क्वेश्चन करने की दिक्कत नहीं है कि भाई यू हैव मिस समथिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको ये आना, सीख गए आप इस चीज़ को कि आपको डायमेंशंस कैसे पकड़ने हैं, कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करने हैं उन डायमेंशंस को, कहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जजमेंट्स को साइट करना है, देन आई थिंक वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर बनेगा, और वो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो ये फेज़ आपका कंटेंट इनरिचमेंट और आंसर आर्टिकुलेशन का है। ठीक है, ये सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें आप डेवलप कर सकते हो इस चीज़ों को, 2 या 3 आंसर्स अगर आप डेली लिखते हो तो। उसके बाद जब हम फेज़ 5 में जाते हैं तो वो एक तरीके का फाइनल रिवीजन वाला फेज़ आता है, क्योंकि उस टाइम तक पहले 10 महीनों में आपकी प्री और मेंस की तैयारी आपने एटलीस्ट 1.5 रीडिंग कर ली है। उसके बाद से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज से। ठीक है, जब तक आप इस फेज़ को कवर करते हो 3 रिवीजन हो जाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और उन रिवीजन्स, और देखो रिवीजन सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बुक से होते हैं, नोट से होते हैं, लेकिन इन शुरू के 10 महीनों में आपके नोट्स भी बन जाने चाहिए। देखो इन सब चीज़ों पे कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, वंस यू विल स्टार्ट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। नोट मेकिंग कैसे होती है, नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, मैं उस पर दोबारा एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बट इन 10 से 14 महीनों में आपको रिविजन्स करने हैं, आपको फुल मॉक टेस्ट लेना है इसमें। फुल मॉक टेस्ट आप एटलीस्ट 13 या अप्रैल, जब मई में अगर एग्ज़ाम है, अप्रैल से आपको फुल मॉक एटलीस्ट 10 फुल मॉक तो लिखो ही लिखो, टू यूपीएससी के एनवायरनमेंट में, टू अंडरस्टैंड द प्रेशर, टू मैनेज द स्ट्रेस, अपने नर्वसनेस को कैसे, क्योंकि हर स्टूडेंट को नर्वसनेस फील होती है एग्ज़ाम हॉल को देखते ही। तो उन सारी चीज़ों पे हमें होल्ड बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है उस तरीके से। ठीक है, मेंस के भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आप मेंस पे होल्ड अपना अच्छा कर लेते हो, आपने कई एटलीस्ट 500 आंसर्स लिखे हुए हैं मेंस के पहले तक, प्रीलिम्स के पहले तक, यू आर गुड टू गो फॉर मेंस एज वेल। ठीक है, एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करना। एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करने का मतलब कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये स्टार्टिंग इस प्रिपरेशन फेज़ में आपको डेवलप करना है। ये कोई नहीं बताता, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, यहाँ से टेस्ट ले लो, वहाँ से टेस्ट ले लो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेवलपिंग एन एग्ज़ाम टेम्परामेंट, डेवलपिंग एन एग्जामिनेशन माइंडसेट। उसी की तो प्रैक्टिस करनी है यार। हम वॉर के दिन ही डिसाइड थोड़ी ना करेंगे कि हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, हमें वो स्ट्रैटेजी पहले अपनानी है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, विद द यूज़ ऑफ ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी पहले बना लेते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तभी आपका एग्जाम के दिन में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, उससे पहले नहीं काम करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी आप पहले ही बना लो और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये एक तरीके का जिस्ट है। नाउ वी कम, ये इसमें एक मोटा मोटी मैंने बता दिया कि ये आपका एक रोड मैप होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन का। अब एग्जाम मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, एग्जाम मिनिस्ट्री एज एन इंस्टीट्यूट की बात करें जो 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस। ठीक है, हम किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को सही बना सकते हैं। पानी पी रहा हूँ, सॉरी। हम एग्जाम मिनिस्ट्री में यहाँ पे 4 पिलर मॉडल पे काम करते हैं। 4 पिलर मॉडल क्या होता है कि कंसेप्ट फर्स्ट टीचिंग। ठीक है,
कंसेप्ट फर्स्ट टीचिंग का मतलब ये है कि हमारी जो तरीका होता है, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं या हम जो पढ़ाने का तरीका होता है हमारा, हम कंसेप्ट पे पहले फोकस करते हैं एंड दैट कंसेप्ट विल कम फ्रॉम द बेसिक बुक। बेसिक को हम हमेशा एक इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम मिनिस्ट्री में, क्योंकि वी फर्मली बिलीव कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का अगर बेसिक आप क्लियर नहीं करते हो तो वो कभी भी आगे का उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस की, ठीक है, डे 1 से, ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल सेपरेशन नहीं कि प्रीलिम्स पहले बाद में मेंस, ऐसा कुछ नहीं। प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर ही हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अभी ये भी समझाऊंगा हाउ दिस इज पॉसिबल। 12 से 13 महीना बहुत ही आइडल होता है प्रिपरेशन के लिए, जो हमने खुद को भी डेडिकेट किया है कि अगर किसी बच्चे को हम अगर गाइड कर रहे हैं तो 12 to 13 मंथ्स हम गाइड करेंगे। ठीक है। प्री और मेंस का मतलब है कि साथ ही साथ पढ़ाना कि अगर हमने लिमिटेड टाइम में, प्रोवाइडेड टाइम में, विदाउट वेस्टिंग स्टूडेंट्स टाइम, उनको बेसिक्स पढ़ा दिए, बेसिक्स कंप्लीट करा दिया, देन उसके बाद वी मूव ऑन टू दी कोर कंसेप्चुअल टॉपिक्स। ठीक है। कोर कंसेप्चुअल टॉपिक्स जहाँ से मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप मेंस के पेपर को एनालाइज करोगे, हमने किया है, हमने इंस्टीट्यूट ही ओपन किया है बच्चों को हेल्प करने के लिए, तो हमने किया देयर आर सम स्पेसिफिक थीम्स। यूपीएससी हर बार उसी से सवाल पूछता है। प्रीलिम्स में भी देयर आर सम स्पेसिफिक थीम्स, सम हाई यील्ड टॉपिक्स। हर बार वो सिलेबस का 60 to 70% है, बट उसमें से 90% से भी ऊपर सवाल आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है। सो हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई की है, उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमने बेसिक्स तो कवर किए हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको स्टूडेंट को हेल्प मिलती है मेंस आंसर राइटिंग में, आर्टिकुलेशन में। हम उन कोर कंसेप्चुअल टॉपिक्स को मेंस की फेस के अंडरस्टैंडिंग से हम बच्चों को पढ़ाते हैं एंड वी मेक श्योर दैट कि वो बच्चे को सिर्फ वो पढ़े ना, उसे कंसेप्ट से समझना है, जबकि उसका नोट्स इस तरीके से बने कि वो उसको अप्लाई भी कर पाए अपने एग्ज़ाम में। वो अप्लाई कैसे करेगा? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को अप्लाई कराने के लिए एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग विथ फ्यू क्वेश्चंस ओनली, देन उसको हम डिस्कस भी करते हैं, बात भी करते हैं बच्चों से। ठीक है। उनको रेगुलर फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका एक क्यूमुलेटिव वे में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ठीक। जैसा कि मैंने बात किया, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, रेगुलर डायग्नोसिस एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू कांस्टेंट फीडबैक। ठीक है। ये हम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप की अगर हम बात करें कि यार देखो, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप की बात अगर करते हैं तो मेंटरशिप डजंट मीन कि हाँ बेटा क्या था आज का दिन, खाना खाए, अच्छा क्या खाए खाने में, अच्छा ये खा रहे हो क्या, ये तो मत खाओ यार। आज के डेट में यही है, मेंटरशिप चल रही है मोस्टली। या तो दूसरे मेंटर, गुड मॉर्निंग, दिन की शुरुआत ऐसे करो कि मज़ा ही आ जाए, ये करो वो करो। फालतू फन की मोटिवेशन चल रही है मेंटरशिप में। बच्चा आपसे मेंटरशिप ये ले रहा है कि आप उसको एक रोड मैप जो वो फॉलो कर रहा है, जो रोड मैप उसे मिला है, उसको फॉलो करने में आप उसकी कैसे मदद कर सकते हो। इस प्रिपरेशन फेज़ में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार किए जा रहे हो, एक मोनोटोनस सा लगता है। देन दैट मेंटर एंटर्स एंड वो आपको विश्वास दिलाता है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। हम उसको आपके लिए ईजी करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो। एंड एग्ज़ाम मिनिस्ट्री सिर्फ उन्हीं मेंटर्स को प्रोवाइड करता है जिन्होंने एटलीस्ट इंटरव्यू फेस किया है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे जब बच्चों को मेंटर्स मिलते हैं तो मेंटर्स के क्रेडेंशियल बच्चों को पता रहते हैं कि जिनसे हम मेंटरिंग ले रहे हैं उन्होंने एग्जामिनेशन को कितना कैसे हैंडल किया है, जिससे कि एक क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। एंड दैट पर्टिकुलर मेंटर होल्ड अकाउंटेबल टू दैट स्टूडेंट कि भाई आपका जो आज डेली का टास्क था, आपने उस टास्क को कितना कंप्लीट किया है, अगर कुछ चीज़ बच गई है तो वो क्यों बच गई है। एंड देन उस टास्क के कंप्लीशन के हिसाब से वो उनको फीडबैक्स देते हैं। एंड देन वो फीडबैक्स वीकली बेसिस पे हमारे पास आते हैं। जो एक स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ उनके फीडबैक्स बेकार आ रहे हैं, वो बेंचमार्क पे अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो एक मिनिमम स्कोर नहीं ला रहे हैं, देन एज अ फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट मैं उस बच्चे के साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम समझता हूँ एंड आई ट्राई माई
लेवल बेस्ट, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं, या कभी कभी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वी ट्राई टू हेल्प। ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मिनिस्ट्री ने डिज़ाइन किया है कोर कंसेप्चुअल क्लास। ठीक है, कोर कंसेप्चुअल क्लास 4 पिलर पे ऑपरेट होता है। कंटेंट, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कंटेंट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देन उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यूपीएससी किस तरीके से उन टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम करता है, उसको समझाना। जैसे कि मैंने पिछले अभी आपको बताया भी था, अभी कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देके, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के टोन को, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। देन मेंस के आंसर में इवैल्यूएशन होगा। आपको एक सर्टेन पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको हम इवैल्यूएट करेंगे। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। और जो मेंटरशिप शीट हम बनाएंगे, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको मेंटरशिप होगी, वो आपसे के साथ शेयर होगी। यू विल ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ कि आप सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करोगे। अब अगर पहले टेस्ट में आपके इशू एरियाज़ 10 से 12 थे, तो आप ये देखोगे जब तक आप लास्ट टेस्ट तक पहुँचोगे, वो इशू एरियाज़ हार्डली 1 या 2 बच जाएंगे, या तो वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने इम्प्रूवमेंट को खुद भी ट्रैक कर सकते हो थ्रू दैट मेंटरशिप शीट। ठीक, प्रीलिम्स आर एंड मेंस आर प्रेप टुगेदर फ्रॉम डे 1। प्रीलिम्स और मेंस के कंसेप्ट को हम एक साथ लेके चलते हैं। 3 मंथ्स में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। अगर इस 3 महीने में फर्स्ट के इनिशियल 3 मंथ्स जो होते हैं, उसमें अगर आपके बेसिक्स कह लीजिए, या पे उसके एक इस एग्ज़ाम को की जर्नी को अगर हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, या आप उस जर्नी से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, फिर इस एग्ज़ाम से डिटैचमेंट होने लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता। फिर आप जस्ट बिकॉज आप आए थे तैयारी करने, ये सोच के यही सोच के बस आप बैठे रह जाते हो, फिर वो प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें आपको उस तरीके से बताई जाए, उस तरीके से पढ़ाई जाए, दैट यू एन्जॉय योर प्रिपरेशन जर्नी, दैट यू स्टार्ट लविंग दिस जर्नी। जब तक आप इस प्रिपरेशन के फेज़ को आप एन्जॉय नहीं करोगे, ठीक है, तब तक थोड़ी सी मुश्किलें आपको हमेशा लगेगी। ठीक है, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू ट्रेन योर माइंड कि हाउ यू हैव टू हैंडल दिस प्रिपरेशन फेज। ठीक है, जिसका इन एंड रिजल्ट ये है कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस प्रिपरेशन फेज। एनसीईआरटी से शुरू होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर हैबिट कैसे डेवलप करनी है, पास पेपर को कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, आपसे क्या क्या चीज़ चाहता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब ये आप एनालिसिस धीरे धीरे सीख जाओगे, आपको भी समझ में आ जाएगा यूपीएससी वॉज नेवर अबाउट हाउ मच टू रीड एंड व्हाट टू रीड। ठीक है, आपने यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है, अगर सिलेबस दिया है तो एक डिफाइंड सिलेबस है, दैट मीन्स देयर आर सम लिमिटेशंस एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। सिलेबस आपका जीपीएस का काम करता है, उसको वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक्चुअली में अगर कोई चीज़ बाय हार्ट होनी चाहिए तो वो सिलेबस है। ठीक है, फेज 2 में जब हम एंटर करेंगे, हम स्टैंडर्ड बुक्स के साथ एंटर करेंगे। स्टैंडर्ड सब बुक्स की बात करें तो मेंस रिलेटेड चीज़ों से हम एंटर करेंगे। मैं इस कोर कंसेप्चुअल क्लासेस का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से हम क्या क्या किस फेज़ में हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इस कोर कंसेप्चुअल क्लासेस का, वो भी हम आपको बताएंगे। बट इसमें आप ये समझ लो, इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आप 12 से 13 महीनों में एटलीस्ट कुछ नहीं तो मोर देन 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड मोर देन 5,000 मेंस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। अगर आप ये कर लेते हो तो शायद फिर किसी की बैड लक या किसी कह लो, या किसी का काला जादू कह लो, वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से रोक सकता है। जिनका होता है और जिनका नहीं होता है, यही एक डिफरेंस है। लोग हमेशा फेलियर्स की बात करते हैं कि यूपीएससी में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी ये कोई नहीं जानने की कोशिश करता है कि अगर वो फेल हुए हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है भाई, जो इतना रिगरस प्रैक्टिस कर लेता है, यार कंपटीशन है, कंपटीशन ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। उसमें कुछ हैक्स होंगे, उसको
क्रैक करने के, उसको डिकोड करने के कुछ स्ट्रैटेजी होगी। बिना स्ट्रैटेजी के, बिना हैक के सिर्फ गधा मजदूरी करने से नहीं होगा भाई। तो पहले तो जो 99%, 99.99% जो फेल होते हैं भाई, उनको अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं रहते वो समहाउ एज अ कंसल्टेंट किसी थिंक टैंक में होते हैं या किसी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। सो पीपल ट्राई टू डिफेम दिस एग्जामिनेशन बाय सेइंग इतना रिजेक्शन है, इतना फेलियर रेट है, और ऐसा है वैसा है। कंपटीशन, फेलियर रेट कहाँ नहीं है, हर जगह है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई ये जो एक नेगेटिव कनोटेशन कह लो, एक प्रोपेगेंडा जो शुरू हुआ है यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, आप बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे देखते होंगे। मेरी थ्योरी ये कहती है कि कभी कभी गवर्नमेंट ही करा देता है ये। आप देखो, आईआईटी जेईई के जो बच्चे हैं उन्होंने 12th तक वही किताबें, वही चीज़ें पढ़ी। अब आईआईटी में सिलेक्शंस लेना है, जेईई में सिलेक्शंस लेना है, या नीट में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए अलग से किताबें नहीं आती हैं, है ना। जो आप 12th तक पढ़े हो, 11th 12th का जो सिलेबस है वही आता है। बट उसके लिए भी बच्चे आईआईटी और जेईई में, एनआईटीज़ और नीट में सिलेक्शंस के लिए फिर क्लासेस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, जिसकी फ़ीस 2 लाख तक की है 1 साल की। और जो अफोर्डेबल की बात आती है, अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, उसमें भी अगर हम लेके चले तो भाई फिर भी उसकी फ़ीस समहाउ ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास आई जाती है। तो लेकिन वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है भाई कि जो हम 12th तक पढ़े हैं उसको वापस से हम पढ़ने के लिए हम वापस से 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हम पूरे स्कूल टाइम में जो हमारी फ़ीस थी वो हम 1 साल 2 साल में दे रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ है? उसका रीज़न है भाई कि आप उसके बाद सिलेक्शन लेंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, चाहे किसी भी कॉलेज में, वहाँ पे आप फ़ीस दोगे, वो अल्टीमेटली फ़ीस गवर्नमेंट के पास आनी है, ठीक है, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो। लेकिन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर फ़ीस देते हो सिलेक्शन तैयारी के लिए, एक रोड मैप के लिए, जहाँ पे एक प्रॉपर रोड मैप भी नहीं है, जहाँ पे एडवांस्ड बुक भी लगती हैं, जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही नॉलेज लगती है, एनालिटिकल अप्रोच लगता है, वहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, फ्री में कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्योंकि भाई वहाँ पे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप कहीं के डीएम, कहीं के आईपीएस, कहीं के एसपी हो गए, वहाँ आपकी सैलरी बनेगी, पर्क्स होंगे। किसको देना होगा? सरकार को देना होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है, आप देखते होंगे रिपोर्ट्स में 3000 आईएएस की वैकेंसी खाली है, 3000 आईएएस वैकेंसी खाली, लेकिन हर साल 180 वैकेंसी ही निकलती है, क्योंकि वहाँ सैलरी है, पर्क्स गवर्नमेंट को देना है। यहाँ पे जो भी फीस है वहाँ गवर्नमेंट को आएगी, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी ना कि किसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए और किसको कम एडवांटेज मिलना चाहिए। सोच के देखो एक बार, हो सकता है मेरी थ्योरी गलत हो, बट सोच के देखो, ठीक है। तो फेज़ 1, फेज़ 2 स्टैंडर्ड बुक्स का इंट्रोडक्शन कब करना है, कैसे करना, वो बताएंगे। देन मेंस की कंसेप्ट क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। फेज़ 3 में हम, बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ 3 है प्रीलिम्स की इंस्टिंक्ट, जिसका मैंने मेथोडोलॉजी की बात कर रहा था। उस मेथोडोलॉजी की बात कर रहा था कि इंस्टिंक्ट बताएंगे। मेरा एक टेक्निक है, बहुत लोग उसको, मैं एसआर के टेक्निक कहता हूँ इसको, जिसमें हम 3 आइट्रेशन करते हैं, ठीक है। पहले आइट्रेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन मार्क करेंगे जो शॉर्ट आते हैं। दूसरा आइट्रेशन में वही क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे जिसमें नॉलेजेबल गेसिंग मतलब आप आंसर ए या बी यानी 50-50% जान चुके, 2 में से किसी एक को पहचानना है। देन एक आता है रैंडम गेस। रैंडम गेस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन पढ़ा, जय माता दी ए, ठीक है। लेकिन इस रैंडम गेस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है, इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है। हमारे कॉन्शियस माइंड को वही पता है जो आज तक वो सीख के आया, ट्रेन हुआ है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ पता है, ठीक है। जैसे कि मैं कभी कभी कोई चीज़, हम जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो कैसे कोई सब्जेक्ट हमारे लिए हमें अच्छा लगने लगता है और कैसे कोई सब्जेक्ट हमें
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसके टर्म्स, उसकी चीज़ें हमें थोड़ी सी रिलेटेबल लगने लगती है, ईजी लगने लगती है। वो ईजी आपको नहीं लग रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रही है। आप उस टर्मिनोलॉजीज के साथ कंफर्टेबल, दैट्स वाई उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको ज़्यादा आ रही है, वो समझ में भी ज़्यादा आ रहा है, एंड वो आपको सब्जेक्ट अच्छा भी लग रहा है। उसी तरीके से जब हम ऑप्शनल की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो मैं सबको बताता हूँ भाई, ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ो, और आप देखो कि किन क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से देख सकते हो, समझ रहे हो, जो उसकी टर्मिनोलॉजी इजी लग रही है, किन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप खुद से लिख सकते हो या बिना कंटेंट पढ़े भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज या क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। ट्राई करके देखना, डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो हम इस फेज में आपके इंस्टिंक्ट्स को इन्हांस करेंगे, शार्प करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे कि ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वी विल ट्रेन यू हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। इंपॉर्टेंटली वी विल मेक श्योर यू डोंट नेग्लेक्ट दी सीसैट ट्रैप, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन को आपको ऐसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेट्स सपोज आपको उसका आंसर नहीं भी पता है, बट सम हाउ यू विल यूज योर बेसिक नॉलेज टू रीच टू दैट पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। फेज 4 मेंस इंपॉर्टेंट है, जहां से रैंक डिसाइड होती है। आपको एक इवेल्युएटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है, जो आपको डे 1 से एक चीज़ बताता जाएगा कि कहाँ पे आपको जजमेंट साइट करने, कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगानी है, आर्टिकल का कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। देखो, हर सब्जेक्ट की एक अलग तरीका होता है उसको आंसर लिखने का, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर आप स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, वहाँ डायग्राम्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरीके से इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी में आप क्या डायग्राम बनाओगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है। अगर आप GS2 का आंसर लिख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट साइटिंग जजमेंट्स, ठीक है, मेक यूज ऑफ राइटिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिस एंड दैट। तो इस तरीके से जब आप आंसर को लिखोगे, आर्टिकुलेट करोगे, तो आप एग्जामिनर को भी बेटर आइडिया मिलेगा कि आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, और आपने एग्जामिनर का काम आसान किया तो वो आपका सिलेक्शन में काम आसान कर देगा, आपको टॉप की रैंक लाने में आसान कर देगा, ज़्यादा नंबर देके, ठीक है। अब तो ये हमने प्लान आउट किया है, ठीक है। लास्ट फेज में सारी आपकी हैवी बुक्स है वो हटा दी जाएगी, ठीक है। आपको नोट्स के थ्रू रिवाइज कराया जाएगा। आप ये टाइम हम किस पे डेडिकेट करेंगे, मेंस के जो आंसर राइटिंग के जो स्टेमिना है यार, बहुत मेहनत लगती है, वो आप एकदम से ट्राई करोगे नहीं सीख पाओगे। इसीलिए हम क्यूमुलेटिव वे में धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, और आपका मेंस के आंसर राइटिंग में जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर फोकस करेंगे, ताकि 20 के 20 क्वेश्चंस आप पूरे करो। मेंस में बहुत लोग का आंसर छूटता है। हम वी विल ट्राई, वी हैव डेवलप दैट तरीका कि आपका वो टाइम पे आंसर जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेंटरशिप एडवांटेज यहाँ पे सबसे बड़ी यही है कि यू विल नॉट प्रिपेयर अलोन, ठीक है। आपको एक वीकली, जैसा कि मैंने कहा था, कि टारगेट्स मिलेंगे, परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग होगी कंटिन्यूसली, गैप को एनालाइज किया जाएगा, आपको एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से अकाउंटेबल बनाया जाएगा, ताकि आप किसी भी टेम्परेरी मोटिवेशन पर रिलाई ना करें, आप एक डिसिप्लिन वे में प्रिपेयर करें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यार देखो, यूपीएससी स्प्रिंट की तरह नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन मैराथन है, 12-13 महीना लगातार चलती है विदाउट ब्रेक, ठीक है। विदाउट ब्रेक मीन्स कि ऐसा नहीं कि 3 महीने पढ़े, 2 महीना नहीं पढ़े, 2 महीना नहीं पढ़े, 1 महीना, 15 दिन भी नहीं पढ़े, यू आर बैक टू जीरो से स्टार्ट करना है। सो मैराथन है, मैराथन में इधर उधर का मोटिवेशन, IAS IPS गाड़ी से उतर रहे हैं, पीछे दबंग दबंग गाना बज रहा है, उससे नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आएगा डिसिप्लिन से, मोटिवेशन आएगा कंसिस्टेंसी से, ठीक है। मोटिवेशन आएगा डेली कॉन्फिडेंस बिल्डअप से। जब आप देखोगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। और यूपीएससी की तैयारी एकमात्र तैयारी ऐसी है कि जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपने सिंसियरली तैयारी कर ली, आप हमेशा भीड़ से डिफरेंट रहोगे।
इसी के सिलेबस से बाकी गवर्नमेंट के एग्जाम के सिलेबस बने। वी विल ऑल्सो ट्राई टू गाइड यू जब भी स्टेट सर्विसेज की नोटिफिकेशंस आएगी कुछ ऐसे एग्जाम्स में जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम डेडिकेट करके आप उस एग्ज़ाम को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड करना चाहिए, ठीक है। इससे वो एग्ज़ाम हॉल का फियर भी जाता है। अब इसमें अगर आपको जो हमने ये चीज़ बनाई है, ठीक है, मैं एक ट्रिपल कोर कंसेप्चुअल क्लासेस का जो ये बैच है जो हम स्टार्ट करेंगे उस पर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 27 की जर्नी अगर आपको स्टार्ट करने आपको एक डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आज ही होना चाहिए, ठीक है। आपको अकेले प्रिपेयर नहीं करना, एक प्रूवन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करते हुए प्रिपेयर करना है। सो जॉइन आवर कंसेप्चुअल क्लासेस टुडे, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाइए, मैं अभी वेबसाइट ओपन भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि वेबसाइट पे कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाइए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं कि एक कैच ये है कि ये जो कोर कंसेप्चुअल क्लासेस वाला बैच है, ठीक है, ये जो बैच है, ठीक, पहले तो पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है ये, ठीक, अभी पता भी चल जाएगा कैसे पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। और दूसरी चीज़ इसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम रख रहे हैं। कब रख रहे हैं? 1 मार्च को, होली के बाद से बैच स्टार्ट होगा। 1 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको आप दीजिए। इस कोर कंसेप्चुअल क्लास के बैच में सिर्फ 100 स्लॉट्स हैं, यानी 100 स्टूडेंट्स को ही लेंगे, जिसका नाम है सुपर 100 बैच। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही हम इस बैच में लेंगे, उन्हीं को गाइड करेंगे, उन्हीं को ट्रेन करेंगे। 100 से एक बच्चा भी ज़्यादा नहीं लेंगे, एंड वो भी स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इस सुपर 100 बैच स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कोर कंसेप्चुअल क्लासेस, ठीक है, फॉर द कोर कंसेप्चुअल क्लासेस कोर्स। 1 मार्च को 2026 को एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम आपको पोर्टल के थ्रू देना है, हमारे वेबसाइट पोर्टल के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू। व्हाट यू विल गेट इन दैट कोर कंसेप्चुअल क्लासेस, आपकी प्री और मेंस की तैयारी हो जाएगी, आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया, ठीक है, पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपको मिलेगी, ट्रैप्स और एग्जामिनर माइंडसेट एनालिसिस, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इस पूरे वीडियो में स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल्स दे के बताया था कि हाउ यू विल बी एबल टू डिकोड दी ट्रैप्स जो कि यूपीएससी क्वेश्चंस में फ्रेमर्स पुट करते हैं। यू विल गेट ऑल्सो जो इस सुपर 100 का पार्ट नहीं हो पाएंगे ऑफलाइन का, वो हमारे ऑनलाइन का पार्ट हो सकते हैं। और जो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं वो बच्चों को हर महीने एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसमें टॉप 10 बच्चों को हम ऑफलाइन में लेके आएंगे। ऑफलाइन बहुत ही इंटेंसिव प्रिपरेशन गाइडेंस होगी, हैंड होल्डिंग गाइडेंस होगी, ठीक है। इसलिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको हर महीने एक मौका मिलेगा कि ऑफलाइन का वो पार्ट बने टॉप 10 स्टूडेंट्स को, और वो जो बिलो 10 स्टूडेंट्स ऑफलाइन के होंगे वो ऑनलाइन में मूव हो जाएंगे। तो अगर आपको ऑफलाइन का वो एक्सपीरियंस लेना है, वो गाइडेंस लेनी है जहाँ पे बिल्कुल हैंड होल्डिंग गाइडेंस आपको मिलेगी, देन यू हैव टू बी ऑन योर टो। आपको वो मेहनत करनी है, और वो मेहनत भी कैसे करनी है हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से कोड को स्कैन कर सकते हैं आप, कोड को आप स्कैन करोगे तो रजिस्टर कर लोगे सुपर 100 स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। गिव दिस टेस्ट, बी अ पार्ट ऑफ आर CCC क्लासेस। इस जर्नी में आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है, एंड व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इफ़ यू सीरियस अबाउट योर सिलेक्शन, कि आपको IAS, IPS, IFS या जो भी सर्विस आपको चाहिए, अगर आपको सीरियसली चाहिए, इस प्रोग्राम और इस मेथड से बेहतर कोई मेथड नहीं है, प्रूवन मेथड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी, और इस स्ट्रैटेजी को मैंने बताया कि आप 12 से 13 महीने में तैयारी कर सकते हो, और उस तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा ये CCC
बैच है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊं कि आप कैसे आगे पहुंच सकते हो, ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। एग्ज़ाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट आप खोलेंगे, ठीक है, ये हमने एग्ज़ाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे टैप किया और ये हमने ओपन कर दिया। एग्ज़ाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, राइट। कोर्सेज में गए आप, फाउंडेशन कोर्स पे गए आप। फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। आप OTP डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन करोगे, ठीक है। OTP से लॉगिन करने के बाद आपको इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो, यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। पॉकेट 49,999 का ये कोर्स है, जिसमें स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे आप, स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये फीस आधी हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने उस रेंज में स्कॉलरशिप एक्वायर किया तो। बहुत से बच्चों को 90% तक भी मिली है, ठीक है। तो इट डिपेंड आप स्कॉलरशिप में कितना स्कोर करते हो, ठीक है। 7 मार्च से वो कोर्स है, ओरिएंटेशन 7 मार्च से 9 से क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर मैं इसको क्लास की बात करूं कि आप देखो कि ट्रेडिशनली क्या क्या चीज़ फॉलो होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। हम कोर क्लासेस में क्या क्या कर रहे हैं। कंसेप्ट सेंट्रिक टीचिंग है, इंटीग्रेटेड फ्रॉम डे 1, कंटिन्यूस टेस्टिंग, ठीक है, एक्टिव लर्निंग सिस्टम है। किसको किसको ज्वाइन करना चाहिए, बिगनर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिपीटर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल। इस एग्ज़ाम मतलब इस कोर्स को हमने डिज़ाइन ही इस वे में किया है कि दिस इज़, जैसे यूपीएससी पेपर लेवल प्लेइंग पेपर बनाता है, उसी तरीके से हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ये सबके लिए एक ही जैसा काम करेगा, ठीक है। जो हमें आपसे चाहिए वो कमिटमेंट चाहिए, एकेडमिक सीरियसनेस चाहिए और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। रही बात, क्योंकि ये लिमिटेड बैच है, मतलब लिमिटेड बच्चों का, 100 बच्चों का, आपको एक 2 वे इंटरेक्टिव सेट कंसेप्ट टीचिंग मिलेगी। आप टीचर से डाउट भी पूछ सकते हो, टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो डे 1 से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट डेज टेस्ट होगा। उस अल्टरनेट डेज पे जैसे मंडे टेस्ट होगा, वेडनेसडे टेस्ट होगा, टेस्ट लेना हम स्टार्ट करेंगे। देन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फुल सब्जेक्ट इवैल्यूएशन में 100 MCQs की भी होगा, कंटिन्यूस फीडबैक आपको दिया जाएगा। देखो, जब हम आपको MCQ सॉल्व कराएंगे, उस MCQs के डिस्कशन भी होगा। उसी डिस्कशन में हम आपको वो टेक्निक भी समझाएंगे कि कैसे आप ट्रैप्स को डिकोड करते हो, कैसे आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। कहाँ पे आप कौन से कंसेप्ट को कैसे पढ़ोगे, आपको जो NCERT भी पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब हम बताएंगे। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड होगा, स्टडी प्लान मिलेगा, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। आपकी जो कंटेंट कवरेज की बात की जाए तो NCERT फाउंडेशन कंप्लीट एंटायर UPSC सिलेबस, GS प्लस ऑप्शनल। ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल में एट प्रेजेंट हमारे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल अवेलेबल है। उस टाइम अगर कुछ और ऑप्शनल अवेलेबल होंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। PYQ एनालिसिस होगा, करंट अफेयर इंटीग्रेशन होगा, आंसर राइटिंग टेक्निक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये इसके थ्रू आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, डिटेल चेक कर सकते हो, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 7 मार्च डेट याद रखना, एंड उससे पहले 1 मार्च स्कॉलरशिप टेस्ट। आई होप आपको ये सारी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, कोर्स के बारे में समझाया है, बहुत क्लियरली समझ में आया हो। एंड we'll be more than happy to see you writing your scholarship test, and we'll be glad to see you in our classes for core conceptual batch. Thank you so much. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।